अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन आवाज आ रहा है आपको? रहीम, आज के सेशन का आगाज करते हैं। आज आपको पता है हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। किसके बारे में? सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के बारे में। ये अभी जहां आप मौजूद हैं यहाँ पे लाहौर में, लाहौर कैंपस में कंडक्ट किया जा रहा है। और इसमें हम आज के देखते हैं कि आज हम इस बारे में क्या बात करने वाले हैं। हम थोड़ी सी बात करेंगे आईसीटी के बारे में। आईसीटी के बाद देखेंगे जो आईसीटी का कोर्स का पोर्टफोलियो है उसमें क्या बातें हो रही हैं। फिर जो हम किस कोर्स के लिए इकट्ठे हुए हैं, सीटीएस सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारे कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, डेज क्या होंगे, और उसके बाद हमारा क्या होगा, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। अच्छा, सबसे पहले आईसीटी के बारे में बात करते चले जाए। आईसीटी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। ये इनिशिएटिव था राय बिशारत अली साहब का। जब भी आपके सामने इनके वेबसाइट आ रहा है ये, इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि जो टैक्स की प्रैक्टिकल साइड की ट्रेनिंग्स है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज तो पढ़ा तो हमने सबने होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली जब इंप्लीमेंट करने आते हैं तो हमें चीज़ों की इस तरह चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो रही होती, जहाँ पे हम क्या होते हैं, एट लॉस होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब चीज़ों को जो पढ़ा हुआ है अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इन्होंने इस बात का इनिशिएटिव लिया कि जो टैक्स का लॉ जो है इसका, इसको जो प्रैक्टिकली पढ़ा तो हुआ है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको ट्रेनिंग की इम्पार्टेशन के लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए इनिशिएटिव किया। और उन्होंने बड़े खुलूस दिल से ज्यादा इसके साथ नियत की, मेहनत की, काविश की और अपना पसीना बहाया। और उसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि वो स्टूडेंट के अदमात के साथ आज आईसीटी जो है ना 3 शहरों में प्रेजेंस है। सबसे पहले इब्तदा की शहर इक़्तिदार से इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद के बाद कराची गए, कराची के बाद लाहौर है। और ये कोई पिछले 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट का इतना एतमाद है कि वो हमारे लिए एक ट्रस्टेड नेम बन चुका है आईसीटी। आईसीटी करता है क्या है कि आईसीटी हमें कोर्सेज ऑफर करता है। किन बारे में? देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान टैक्सेशन के बारे में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड की टैक्सेशन के बारे में, जिसमें आपके सामने भी कोर्सेज आ रहे होंगे। सबसे ऊपर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। इसके बाद आपका यूएसए का कोर्स आता है, यूके का कोर्स आता है, यूएई का टैक्सेशन का कोर्स आता है, सऊदी अरब का कोर्स आता है। अब ये देखें, जैसे जैसे जो है ना ये जो लैंडस्केप चेंज हुई है गल्फ कंट्रीज की, तो इनमें देखे टैक्स की क्या हुई इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरह हमारे यहाँ भी टैक्स का, जिस तरह की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होती चली जा रही है, एफबीआर कह रहा है आपके पास डाटा जो है ना उनके पास कलेक्ट हो रहा है और उसको वो कह रहा है एनालाइज कर रहा है, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाने के लिए बहुत से ज्यादा जतन कर रहा है। इस तरह उनके लिए क्या है, आपके लिए टैक्स की इंपॉर्टेंस क्या बढ़ती चली जा रही है। जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव के बाद 3 शहरों में अलहमदुलिल्लाह प्रेजेंस है। तो उसके बाद इनके जो कोर्सेज हैं, यूएसए का कोर्सेज, यूके का कोर्सेज, यूएई की टैक्सेशन, फिर कनेडियन टैक्सेशन, फिर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, एडवांस टैक्स लिटिगेशन के बारे में, सेल्स टैक्स की मास्टरी के बारे में, सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेयर के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ऑर्नी, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में, और फाइनेंस का नॉन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए। और इसके बाद डाटा एनालिटिक्स के चेंजेस हैं। फिर इनके बाद डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह से रिलेटेड जो है ना, जो लैंडस्केप जैसे चेंज हो रही है उससे रिलेटेड कोर्सेज है। इन कोर्सेज में हमारे से जो पर्टेनिंग कोर्सेज है वो है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। अच्छा, इस सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के हमारे पास क्या होंगे, 3 पिलर होंगे। इन सारे कोर्सेज में सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के हमारे पास क्या होंगे, 3 पिलर होंगे। सबसे पहले हम इसमें देख रहे होंगे कॉर्पोरेट एंड अदर एरियाज। देन उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हम पढ़ रहे होंगे। देन उसके बाद सेल टैक्स एक्ट 1919 देख रहे होंगे। अच्छा, अब इनको वन बाय वन डिग इन करके देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि हम इस एरिया में देख रहे होंगे। सबसे पहले, कारोबार करने के कितने तरीके होते हैं? कानूनी शक्लें। कारोबार की कानूनी शक्लें कितनी होती हैं? 3। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, और एक होती है पार्टनरशिप, और एक होती है कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ये कैसे बनती है? बहुत ही बनाने का आसान सा तरीका है। इसके लिए किया क्या जाता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के एनटीएन के ऊपर उसका बिजनेस नेम ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? एक इंडिविजुअल पर्सन के एनडीएन नंबर पे बिजनेस ऐड किया सिंपली बिजनेस नेम ऐड किया जाता है। अच्छा, एनटीएन बनता कैसे है? एनटीएन बनता कैसे है, इसके लिए हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे। किसके ऊपर आएंगे हम? एफबीआर की वेबसाइट की जो आईआरएस वाली, इसमें आएंगे और यहाँ से देखेंगे कि हमने ये वाली टैब कब इस्तेमाल करनी है। यहाँ से हमने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके एनटीएन जनरेट कैसे करना है, एनटीएन कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद इसमें क्या करना है, बिजनेस नेम ऐड करना है, जिससे हमारा क्या स्टैब्लिश हो जाएगा, जिससे हमारा क्या स्टैब्लिश हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटर। हम ये सारे काम इस तरह प्रैक्टिकली इसके ऊपर करके देख रहे होंगे।
हम ये सारे काम इस तरह इसके साथ प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे, चीजों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उसको उसके साथ जो प्रैक्टिकल पोर्टल्स हैं उनके साथ क्या कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें हमारे पास है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप क्या होती है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं। अब पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट जो है, ये देखिए एक ना प्रोविंस का सब्जेक्ट है, हर प्रोविंस के ये लॉज है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो हर सूबे ने अपने अपने हिसाब से क्या किया, उसमें अपनी अमेंडमेंट्स करके उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो पंजाब की हद तक जो हम देखेंगे, सिंध की हद तक भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, केपी के में ऑलमोस्ट ऐसे ही, थोड़े नोमेनक्लेचर का फर्क है। तो हम इसमें देखे होंगे कि पंजाब की एक वेबसाइट है business.punjab.gov, हम इसके ऊपर देख रहे होंगे कि इसके ऊपर आपने हमने यहाँ पे जाके अपना बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है। जब यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग द बिजनेस में जाके देखेंगे कि हमने पार्टनरशिप फर्म के बारे में कैसे देखना है। फिर ये लॉगिन करेंगे, फिर ये हमारे पास आएगी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके हम देखेंगे कि हमने अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, यहाँ पे पहले हमने क्या करनी है, न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, जब पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है। आफ्टर द न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास ये लॉगिन आईडी आ जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं इसके ऊपर भी हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे। इसके बाद अगर ये फिर ये हमारे पास रजिस्टर्ड हो गए, हम इस पे हम रजिस्टर्ड हो गए, अब हमने क्या करनी है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी है। जब हम पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराने जाएंगे तो हम किसके ऊपर आ जाएंगे, अपने इस तरह के डैशबोर्ड के ऊपर। जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, वो जो पोर्टल जिसको अभी मैंने आपको दिखाया जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आके काम कर रहे होंगे, यहाँ पे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन करते हुए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, उन कौन कौन से डॉक्यूमेंट को हमने कैसे कैसे क्रिएट करना है, कितने का स्टैम्प पेपर लेना है, स्टैम्प पेपर के बाद हमने किन किन स्टैम्प पेपर के बाद पार्टनरशिप डीड में हमने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, और उसके बाद उसको कैसे नोटराइज कराना है, और उसको कैसे एक नोटराइज करना होता है, उसके बाद कैसे उसकी ना अटेस्टेशन करवानी होती है, और उसके साथ यहाँ पे किन किन चीजों का ख्याल रखता होता है। ये प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे, पार्टनरशिप को प्रैक्टिकली कैसे रजिस्टर कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है कंपनीज, तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि है कंपनीज। कंपनीज को डील करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो हम क्या करेंगे, पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और इसमें देखेंगे कि हमने हमारे पास रेलिवेंट लॉज होंगे, उनको कैसे देखना है। यहाँ से आके हम कंपनीज एक्ट 2017 देखेंगे, फिर उसके साथ जो रेलिवेंट रेगुलेशन है 2024 की वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कंपनी क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और कंपनीज की बुनियादी फीचर्स क्या होती हैं जो उसे पार्टनरशिप से और सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग करती हैं। कौन सी कंपनी बनाने के लिए आपको कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर आपने सिंगल मेंबर कंपनी रिक्वायर्ड होती है तो इसमें आपको क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है। इसी तरह अगर आपने डे वन से पब्लिक कंपनी बनानी है तो उसमें आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, वो सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज देखेंगे। फिर उसके बाद इस एरिया के बाद इनका अपना एक पोर्टल है, जब भी आपको नजर आ रहा होगा इजी फाइल के नाम से। इस पोर्टल पे जाके यहाँ पे कैसे न्यू, यहाँ पे जाके हमने कैसे जाके यूजर की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ये हम प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे यहाँ पे। देन इसकी रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने किन चीजों का ख्याल रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, और इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद हमें ये पोर्टल कैसे दिखाई देगा। जब हम इस पोर्टल पे आ जाएंगे तो हमें ये पोर्टल इस तरह का नजर आएगा। इस पोर्टल पे जाने के बाद आपने इसके बाद क्या करेंगे, कंपनी को प्रैक्टिकली इस पोर्टल के ऊपर क्या कर रहे होंगे, इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। कंपनी को प्रैक्टिकली इस पोर्टल के ऊपर जाके क्या कर रहे होंगे, इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। जब हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो फिर हमने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद उसकी जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस होती हैं, कंपनीज की पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस होती हैं, तो हमने उनको कैसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस करनी है। फॉर्म ए क्या होता है वो कैसे फाइल करना है, फॉर्म 9 क्या होता है वो कैसे फाइल करना है, किस कंपनी ने अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसएससीपी को सबमिट करने हैं, किसने नहीं करने करने हैं तो कैसे करने हैं। फिर हम देखेंगे कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप क्या होता है, उसका फाइलिंग कैसे हो रही होगी। तो ये सारे एरियाज की उसकी एनुअल कंप्लायंसेस जो हमने करनी होगी, इसको पहले क्या कर रहे होंगे, एक्सेल के ऊपर काम करके, यहाँ एक्सेल के ऊपर हम इसका क्या कर रहे होंगे, पूरा एक टाइमलाइन बना रहे होंगे कि हमें ये काम कब कब करने हैं, इसका चीजें किन चीजों के साथ लिंक है, ये रंट के साथ लिंक है, फिर कब हमने एजीएम हेल्ड करनी होती है, एजीएम के कितने घंटे के बाद हमने बाकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती हैं। उसकी टाइमलाइन बनाने के बाद हम वहां पे पोर्टल पे क्या कर रहे होंगे, इसके साथ यहाँ पे प्रैक्टिकली वो काम करके देख रहे होंगे। पहले उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसकी टाइमलाइन बनाएंगे, टाइमलाइन बनाने के बाद इस पोर्टल पे जाके क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एरिया आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क क्या होता है, आपके किसी को नजर आ रहा हो जेन में कोई बात। Any sign for the any business for the हाँ, who has कोई भी नाम आप दूर से क्या लोगो है कोई है, वो आपको क्या करता है, दूसरों से डिफरेंट कर देता है ना, मुनफरिद करता है। आप दूर से एक चीज पहचान लेते हैं कि ये फलां कंपनी का है, क्या कर लेते हैं, दूर से पहचान लेते हैं कि ये फलां कंपनी का है।
ये ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर्ड होता है? इसका अपनी एक इनके अथॉरिटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, अपना एक लॉ है। हम जाके यहाँ पे इसके रिलेटेड इसको कैसे रजिस्टर कर रहे हैं, इन चीजों को, एरिया को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। देन उसके बाद इनका एक अपना पोर्टल है, apply.ipo.gov.pk के ऊपर। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे होते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन का ख्याल रखे होंगे कि अगर आप लॉयर हैं तो आपने लॉयर के तौर पे अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, और अगर आपने ट्रेडमार्क के एप्लीकेंट के तौर पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो कैसे करानी है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो हम इसमें चल के जाके देख रहे होंगे। जब इसमें लॉगिन आईडी कर लेंगे, क्रिएट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इसी तरह फिर हम इसमें क्या कर रहे होंगे, लॉगिन आईडी देख रहे होंगे कि हमने ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म सबमिट करना है, उसकी कितनी फीस होगी। ये सारे एरियाज हम इसी पोर्टल के ऊपर प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। देन उसके बाद है रजिस्ट्रेशन विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साकडार। दोनों जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्या है? दोनों लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है? ये एक अदारा होता है, कलेक्टिव बॉडी होती है। किसकी कलेक्टिव वॉइस होती है? किसकी? बिजनेस कम्युनिटी की। इसके साथ रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होती है? क्योंकि हमने अगर बहुत सारी इसके, अब एक तो में कलेक्टिव कम्युनिटी का पार्ट बन रहे होते हैं और इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। देन फिर हम क्या हो रहे हैं कि हमारे पास कुछ बेसिक अकाउंटिंग के कंसेप्ट होंगे। ये हम कोई अलहदा मॉड्यूल के तौर पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, जब हमारा एक कंसर्न एरिया आएगा कंपनी, वो इनकम टैक्स वाला, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो वहां पे जाके इसके साथ क्या हो रहे होंगे, ये आपको उसके साथ रिलेट करके वहां पे आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग दे रहे होंगे कि कॉस्ट कितनी तरह की होती है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, कौन सी प्राइम कॉस्ट होती है, कौन सी कन्वर्जन कॉस्ट होती है, ये और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे रिपोर्ट हो रही होती है, और आपने इसके साथ कैसे रिलेट करना है। इसी की बेसिस पे ऊपर आप जो अभी आपने देखा होगा सेल टैक्स में जाके, वो एनेक्जर H1 और एनेक्जर J की जो इतने मैटर्स आए हैं, वो सारे क्या कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग जहां जहां हमें जरूरत पड़ी होगी, हम उसके साथ क्या कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे। जैसे हम अपने ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करने हैं, तो ऑडिटेड अकाउंट से क्या मुराद है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कितनी तरह की होती है, उनको कैसे रीड करते हैं, उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, वो कैसे देख रहे होंगे। तो हम ये थोड़ा सा एरिया क्या होगा, रेलिवेंट एरियाज के साथ, रेलिवेंट एक्टिविटीज के साथ क्या होगा, लिंक किया होगा, उसके साथ ही थोड़ा मिलके पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारा पहला एरिया होगा जिसमें हम कॉर्पोरेट एंड अदर एरियाज को पढ़ रहे होंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो कि क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। जिसकी जेब पे टैक्स लगता है उसने क्या करना है, खुद ही अदा करना है। इस एरिया में हम क्या पढ़ रहे होंगे, एक्ट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, और कोर्ट के डिसीजंस क्या होते हैं। देखें, एफबीआई की वेबसाइट है, इसके एंड पे जाके हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डाउनलोड कैसे करना है, अपडेटेड वन। उसके बाद फिर हमने इनकम टैक्स के रूल्स 2002 वो कैसे दिखने हैं, सेल टैक्स एक्ट 1990 वो कहाँ से मिलेगा हमें अपडेटेड। इसी तरह सेल टैक्स रूल्स होंगे 2006 के, वो हमने कहाँ से देखने हैं। फिर एसआरओ का क्या रोल होता है, फिर हमारे पास सर्कुलर सर्कुलर का क्या रोल होता है, इन सब चीजों को हम क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। फिर हमारे पास क्या आएंगे, कोर्ट के डिसीजन आएंगे। जहां जहां उनकी रेलिवेंस पड़ रही होगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये डिसीजंस क्या होते हैं, इन डिसीजंस को हम कहाँ से रीड करते हैं, हमारे पास कहाँ से ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे एरियाज हम इसके साथ देख रहे होंगे। इसके बाद फिर हम क्या कर रहे होंगे, इस इनकम टैक्स के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर एट एप्लीकेबल रेट। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है, पर्सन क्या होते हैं, टैक्स ईयर क्या होते हैं, रेट कितनी तरह के होते हैं, स्लैब रेट क्या होते हैं, फ्लैट रेट क्या होते हैं। स्लैब रेट में जाएंगे तो फर्दर देखेंगे इंडिविजुअल दो तरह के होते हैं, सैलरीड इंडिविजुअल किसको कहते हैं, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल किसको कहते हैं। तो ये सारा काम जो है ना, हम इस तरह नहीं कर रहे होंगे, इसके साथ हम सारी चीजें रिलेट करके देख रहे होंगे। ये फंडामेंटल कंसेप्ट करने के बाद हमारे पास कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सारे एरियाज क्या कर रहे होंगे, हम अपने रिटर्न के साथ इसको रिलेट कर रहे होंगे। ये आपको रिटर्न का पार्ट नजर आ रहा है, सबसे ऊपर क्या है, सैलरी, फिर क्या है, प्रॉपर्टी, फिर क्या है, बिजनेस, फिर क्या है, कैपिटल गेन, फिर क्या है, अदर सोर्सेज। और उसके साथ इंडिविजुअल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट उसकी वेल्थ स्टेटमेंट। हम इन सब के साथ क्या कर रहे होंगे, इन सब के साथ इन हर हेड ऑफ इनकम को पढ़ रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, हर हेड ऑफ इनकम को पढ़ रहे होंगे कि आपने इसको किसी भी हेड ऑफ इनकम को पढ़ना है तो आपने इसकी अप्रोच क्या करनी है। फिर इसके साथ इंडिविजुअल के केस में हर एक का क्या कर रहे होंगे, वेल्थ स्टेटमेंट के साथ इसका लिंक क्रिएट कर रहे होंगे। और इंडिविजुअल के केस में उसकी वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके रिटर्न से भी ज्यादा उसकी वेल्थ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है।
हम इसके लिए क्या कर रहे होंगे, हम आपको एक क्वेश्चन दूंगा, हम इसको लॉ में से ओरिजिनली पढ़ रहे होंगे, उस क्वेश्चन के क्या होंगे, फैक्ट्स होंगे, उन फैक्ट्स को लॉ के मुताबिक कैसे ट्रीट करना है, और उसके बाद हम एक्सेल पे वर्किंग कर रहे होंगे। एक्सेल पे वर्किंग करने के बाद मैं आपको कुछ उसके बेसिक बताऊंगा कि आपने वेल्थ इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट रिटर्न में कहाँ आएगा, किस हेड ऑफ इनकम में इसका इम्पैक्ट आएगा, कहाँ जाके आपने वेल्थ स्टेटमेंट में इस चीज का दूसरा इम्पैक्ट लेना है। तो इन सारी चीजों को इंटर रिलेटेडली काम कर रहे होंगे हर हेड ऑफ इनकम के ऊपर, सैलरी के ऊपर भी, प्रॉपर्टी के ऊपर भी, कैपिटल गेन के ऊपर भी, बिजनेस के ऊपर भी, और अदर सोर्सेज के ऊपर भी। ठीक ठाक हमारा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा होगा, लेकिन इसमें क्या है, आपने अपनी एफर्ट पूरी करनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे इसके लिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को देखें, पढ़ेंगे। हमने क्या करना है, जब सैलरी को पढ़ना है तो आपको वो सेक्शन बताऊंगा, आपने वो सेक्शन क्या करने हैं, नोट करने हैं, और उनको घर जाके रीड करना है। क्या करना है, घर जाके रीड करना है। उसके साथ बाद में जाके आपने उस एक्सेल शीट के ऊपर जिसको मैंने आपको दी होगी, आपने उसको क्या करना है, जो आपने लेक्चर दिया उसको जाके लेक्चर पे रिपीट करना है। जो जो काम यहाँ पे हो रहे होंगे वो आपने उसके ऊपर क्या करना है, लीगल प्रोविजन को, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर लॉ को अप्लाई करके आपने उसको क्या करना है, रिपीट करना है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। ये हमारी हो रही होगी इसमें बेसिक अप्रोच। देखें कहाँ इसके साथ क्या होंगे, रूल्स होंगे, इसके साथ रूल्स को कनेक्ट करके पढ़ रहे होंगे। इसी तरह फिर हम जाके सारी चीजें इसमें देख रहे होंगे, तो इस तरह हमारे पास ये सारी चीजें इसके साथ आ रही होंगी। फिर हमारे पास आ रहे होंगे विद होल्डिंग टैक्स, जिसका बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है। ये विद होल्डिंग टैक्स क्या है, इस विद होल्डिंग टैक्स का मतलब क्या है, आपने इसको जब स्टडी करना है तो विद होल्डिंग को, तो आपकी अप्रोच क्या होगी, आपने सबसे पहले क्या देखना है, कोई ट्रांजैक्शन देखनी है, कोई सेक्शन देखना है, वो सेक्शन का आपने ट्रांजैक्शन करके उसकी पेमेंट कर रहे होंगे, आपको हर एक सेक्शन उसके बारे में बताएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, एक टाइप ऑफ पेमेंट देख रहे होंगे कि किस ट्रांजैक्शन की क्या हो रही है, इसमें पेमेंट हो रही है। ये पेमेंट आपको हर विद होल्डिंग का एक सेक्शन बता रहा होगा। उस सेक्शन के बाद क्या होगा कि आपने देखना है कि वो बंदा पेमेंट करते वक्त क्या विद होल्डिंग एजेंट है। अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है तो वो किसको पेमेंट कर रहा होगा, सामने वाले को। वो इन तीन लोगों को पेमेंट कर रहा होगा, इंडिविजुअल होगा, एओपी होगा, या कंपनी होगा। फिर इन लोगों का आपने क्या करना है, स्टेटस देखना है कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, जिसकी बुनियाद पे आपका क्या डिटर्मन हो रहा होगा कि आपने ऊपर इस विद होल्डिंग पर्सन ने कितना टैक्स, कितने रेट के हिसाब से इन लोगों का टैक्स काटना है। आप इसी अप्रोच के साथ सारे सेक्शन पढ़ रहे होंगे, इसी अप्रोच के साथ सारे सेक्शन पढ़ रहे होंगे। फिर हम देख रहे होंगे इसके साथ, जब इसमें लॉ में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, 2025 का ही है ना, तो 2026 में मैं आपको बताऊंगा कि फलां फलां सेक्शन में इसको चेंजेस आई हैं, इसके रेट चेंज हो गए हैं। लेकिन हम रिटर्न फाइल कर रहे होंगे किसके, टैक्स ईयर 2025 के, क्योंकि 26 तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो इसके साथ आपने क्या करना होगा, कि 25 इसलिए आपके लिए रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि आप रिटर्न क्या कर रहे होंगे, इसके साथ पढ़ रहे हो, इसके साथ फाइल कर रहे होंगे। तो इसके साथ इसी तरह हम क्या कर रहे होंगे, विद होल्डिंग की स्टेटमेंट देख रहे होंगे कि कब किस पर्सन ने, विद होल्डिंग एजेंट ने किस पर्सन का कितना टैक्स क्या करना है, विद हेल्ड करना है। विद हेल्ड करके क्या उसने अपनी जेब में रख लेना है, नहीं उसने अपनी जेब में नहीं रख लेना, ये एफबीआर को क्या कर देना है, जमा कराना है। कब जमा कराना है, हर महीने जमा कराना है। कैसे जमा कराना है, उसका चालान कैसे क्रिएट करना है, और उसका क्या कर रहे होंगे वो आपको दिखा रहे होंगे। फिर आपने विद होल्डिंग सर्टिफिकेट, जिसका टैक्स विद हेल्ड हो गया, आपने उसको, अगर आपसे विद होल्डिंग सर्टिफिकेट मांगे तो आपने उसको कैसे प्रोवाइड करने हैं, वो आपको कहाँ से मिल रहे होंगे। फिर आपके बाद हम देख रहे होंगे किसी क्वार्टरली विद होल्डिंग की स्टेटमेंट कैसे फाइल होती है। ये भी सारे एरिया हम क्या कर रहे होंगे, पोर्टल के ऊपर ये प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे ये विद होल्डिंग एजेंट की स्टेटमेंट नजर आ रही है क्या, आपने ये जो ये क्वार्टरली है ये कैसे फाइल करनी है, फिर आपने इसका चालान कैसे बनाना है, आपने टैक्स विदहेल्ड कर लिया, इसका तरीकाकार देख रहे होंगे। फिर अगर आपके पास, आपने किसी के पर्सन का गलत क्या हो गया, किसी आपसे कोई एरर हो गई, आपसे कोई पेमेंट में एरर हो गई, तो फिर आपने सीपीआर की, इसकी सीपीआर की करेक्शन वगैरह कैसे करानी होगी, ये हम सारा एरिया यहाँ पे देख रहे होंगे। तो देखिए हम जो चीजें पढ़ रहे होंगे उसके साथ प्रैक्टिकली रिलेट करके देख रहे होंगे। देन उसके बाद क्या होंगे, कितनी तरह के पर्सन होते हैं टैक्स में, अभी हमने देखा कि तीन तरह के लोग होते हैं, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। इंडिविजुअल का हम देखें उसके साथ पढ़ रहे होंगे, उसके साथ हेड ऑफ इनकम के साथ, उसकी मोर इंपॉर्टेंटली उसकी वेल्थ स्टेटमेंट के साथ उसका लिंक क्रिएट कर रहे होंगे। देन उसकी एओपी की टैक्सेशन, एओपी की टैक्सेशन, एओपी की टैक्सेशन करते वक्त देखेंगे कि एओपी की टैक्सेशन कैसे होती है, और उसके मेंबर, जिनको हम पार्टनर्स कहते हैं, जिसको मेंबर्स कहते हैं इनकम टैक्स की जुबान में, उनकी टैक्सेशन कैसे होती है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया तो वो उसके इंडिविजुअल के रिटर्न में, उसके पार्टनर्स के रिटर्न में वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। इसमें हम देखेंगे कि सिस्टम इसमें बहुत सारी एरर करता है, बहुत सारी एरर करता है।
देखिए हम जब लॉ पढ़ रहे होंगे, देखिए सिस्टम ने जो है ना लॉ के मुताबिक होना है, लॉ ने सिस्टम के मुताबिक नहीं होना, ठीक है ना। जब आपको चीजें पता होंगी तभी आप गलती आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। जब आपको अपना काम पता होगा, गलती का पता होगा कि ये चीज सही क्या है, फिर ही आप गलत को आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। तो वो आपकी बैक एंड पे लॉ जो आपकी वर्किंग हो रही होगी वो आपको बता रही होगी, तो वो एरर बताएंगे, फिर हम देखेंगे कि उसका हल क्या है, इसमें सिस्टम जो एरर करता है उसका हल क्या है। और इसमें हमने देखेंगे कि उसके बाद ये जो हमारे टैक्स बार की एसोसिएशन है उन्होंने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया है, तो हम ये सारी चीजें क्या कर रहे होंगे, अलग अलग देख रहे होंगे। देन उसके बाद कंपनी की टैक्सेशन, कंपनी की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, इंडिविजुअल से थोड़ी डिफरेंट होती है, डिपेंड कर रहा है कि उसका ईयर एंड कौन सा होता है, तो उसके साथ इसका टैक्सेशन के एस्पेक्ट देख रहे होंगे। देन अगर हम रिटर्न फाइल कर देंगे तो क्या होगा, एक हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे कब, जब हम बर वक्त रिटर्न फाइल कर देंगे। अगर बर वक्त नहीं फाइल करेंगे तो फिर एटीएल लिस्ट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर भी हमें रिटर्न ही फाइल करने पड़ेंगे। फिर हमें क्या होगा, कुछ हमें इनकम टैक्स रिटर्न के नोटिस आए हुए होंगे कि जी आप पिछले सालों के भी क्या करें, इनके रिटर्न फाइल करें। अब आपने उसमें आपके एफबीआर आपको ट्रैप कैसे करता है, आपने उस ट्रैप से कैसे बचना है, उसके लिए आपके पास स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपने पिछले सालों के रिटर्न कैसे फाइल करने हैं। जैसे ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको क्या होता है, अपने पोर्टल के ऊपर एक सेक्शन 120 का ऑर्डर आ जाता है जो कहते हैं सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर। तो वो क्या होता है, इसमें आपके बाद में रिटर्न रिवाइज कैसे हो गया, आपने कोई रिटर्न फाइल करते वक्त आपको बाद में पता चला, ये बात आपको बाद में डिस्कवर हुई कि मुझसे क्या हो गई है, कोई ओमिशन हो गया, जो चीज मैंने एंटर करनी थी वो मैं एंटर करने से भूल गया हूँ, जब मैंने कोई चीज गलती है तो मैंने क्या कर दिया, गलत एंटर कर दिया, तो मैं उसको कैसे रिवाइज कर लूंगा। तो इसके लिए सारे रिटर्न के साथ देख रहे होंगे। देखिए हम जितना भी पढ़ रहे होंगे ना अल्टीमेटली इसके साथ आगे इनकम टैक्स रिटर्न के साथ रिलेट हो रहा होगा। तो इसमें हमारे इनकम टैक्स वाला पोर्शन है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट हो रही होगी। तो फिर अगर हमारा पेमेंट ज्यादा हो गई है, हमारी विद होल्डिंग ज्यादा हो गई है और हमारी टैक्स लायबिलिटी कम आती है, तो आपने इस टैक्स को क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है टैक्स रिफंड्स के लिए। आप इसको जहाँ एडजस्ट करवा सकते हैं, जहाँ इसको क्लेम कर सकते हैं, क्लेम करना होगा तो आपने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर एडजस्ट करना है तो रिटर्न में से आप इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एरियाज क्या कर रहे होंगे, हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाले मॉड्यूल में उस वाले पिलर में देख रहे होंगे। देन उसके बाद है हमारे पास सेल टैक्स एक्ट 1990 जो कि क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है उसके ऊपर, गुड्स के ऊपर, जो कि क्या है, फेडरल का सब्जेक्ट है, एफबीआर इसको डील करता है। इसका बेसिक कंसेप्ट देख रहे होंगे, इनकम टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज एट अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन की डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर क्या होता है, अप्लाई किया जाता है एट अ डिफरेंट रेट। अब सप्लाई चेन क्या होती है, इंपोर्टर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, होलसेलर होगा, डीलर होगा, और एंड के जाके ऊपर क्या होगा, कंज्यूमर होगा। ये बेसिक स्टेटमेंट्स होगी। इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे थे कैसे कि इंडिविजुअल एओपी और कंपनी की टैक्सेशन, यहाँ पे किसकी पढ़ रहे होंगे, एक्टिविटी के हिसाब से कि मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर इसमें देख रहे होंगे इसके बेसिक कंसेप्ट कि आपको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो आपने उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और आपकी रजिस्ट्रेशन करते वक्त डॉक्यूमेंट में आपने इन चीजों का ख्याल क्या कौन से एरियाज है जिनका आपने खास ख्याल रखना है, जिसकी वजह से अक्सर क्या होती है, इसकी सेल टैक्स की रिफ्यूजल होती है, आपने वो मिस्टेक्स क्या करनी है, वो नहीं करनी। देन उसके बाद सप्लाईज कितनी तरह की होती हैं, जीरो सप्लाईज होती है टैक्सेबल, ऑल गुड्स आर टैक्सेबल अनलेस एग्जाम्प्ट। ये एग्जाम्प्ट कहाँ लिखे हुए हैं, 6 स्केड्यूल में लिखे हुए हैं। फिर आपने देखे होंगे जीरो रेटेड टैक्स, जीरो रेटेड सप्लाई, सप्लाई टैक्सेबल तो है लेकिन उनके ऊपर रेट क्या लग रहा होगा, जीरो रेट। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे एग्जाम सप्लाईज है, एग्जाम सप्लाईज कहाँ लिखी हुई है, और एग्जाम सप्लाईज लिखी हुई है 6 स्केड्यूल में, और जीरो रेटेड सप्लाई लिखी हुई है 5th स्केड्यूल में। अब जीरो रेटेड में और एग्जाम में क्या फर्क होता है, ये आगे चल के हम पढ़ रहे होंगे, बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क होता है। टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं, ऑल गुड्स आर टैक्सेबल अनलेस एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट कहाँ लिखे हुए हैं 6 स्केड्यूल में, और जीरो रेटेड कहाँ लिखे हुए हैं 5th स्केड्यूल में। हम इन दोनों का फर्क देख रहे होंगे, आगे चल के इनका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। देन हमारे पास मशहूर जमाना, 3rd स्केड्यूल आइटम, जो हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं। तो इसमें ऊपर हमारे पास टैक्स किसके ऊपर चार्ज हो रहा होता है, रिटेल प्राइस के ऊपर चार्ज होता है। तो रिटेल प्राइस किसने डिटरमिन करनी है, उसके लिए और फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या है कि रिटेल प्राइस डिटरमिन करने के बाद आपने क्या करना है, और इसके बाद सप्लाई चेन के मुख्तलिफ जो दूसरे प्लेयर हैं जैसे कि होलसेलर, डीलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हम थर्ड स्केड्यूल आइटम को देख रहे होंगे। फिर हमारे पास आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स का हार्ट, इनकम सॉरी सेल टैक्स का दिल, इनपुट टैक्स। मैंने चीजें बेची तो दूसरे ने क्या करी, खरीदी। मेरी सेल्स है, दूसरे की क्या, परचेजेज हैं। सेल के ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया जाता है, और परचेजेस के ऊपर क्या किया जाता है, इनपुट टैक्स क्लेम किया जाता है, पे किया जाता है। उस जो इनकम टैक्स आपने क्या कर दिया, पे कर दिया, उसको आपने अपने आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कैसे कराना है। रजिस्ट्रेशन क्या होती है कि कहीं आपके ऊपर क्या होगी, एडजस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी, एक बी वाली, उसको देख रहे होंगे। फिर आपको कहीं कहीं क्या होगा, इनपुट टैक्स क्या होगा, कहीं अलाउ ही नहीं होगा। ये बातें कहीं एसआरओ में लिखी होंगी, कहीं आपके ऊपर ऑर्डिनेंस में लिखी होंगी। ये वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती हैं, हम इसको क्या करेंगे, इन तीनों एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे। फिर आपने देखा होगा कि एक फ्लाइंग इनवॉइस का कंसेप्ट होता है, उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स नहीं होता, जिसके लिए एफबीआर क्या कर रहा है, बहुत जतन कर रहा है कि हम इस नेटवर्क से क्या करें, जान छुड़ा।
देन उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, हर महीने सेल टैक्स के रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, करेंगे बातें जब इस मुकाम पे जाएंगे। सेल फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न कर रहे होंगे, हर महीने रिटर्न फाइल करने हैं, हर महीने की 10 तारीख तक अपने सेल टैक्स पर्सन जो रजिस्टर्ड पर्सन उसने क्या करना है, अपने सेल्स डिक्लेयर करनी है। एक बंदे की सेल्स होगी तो दूसरे की क्या होंगी, परचेज होंगी, वो आपस में क्या होंगी, इंटरलिंक्ड होंगी, इंटीग्रेटेड होंगी। तो उसके साथ रिटर्न फाइल करते वक्त मजीद फिर कुछ एनेक्जर्स आए हुए हैं, जैसे एनेक्जर मैन्युफैक्चरर्स के लिए एनेक्जर जे है, और होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या है, कमर्शियल इंपोर्टर है उसके लिए क्या है, एनेक्जर H1 है। उनको फाइल करते वक्त हमने किस चीज का ख्याल रखना है और उसमें कौन सी गलती होती है जिसमें आपने उसमें वर्किंग कैसे करनी होती है, इसके लिए आपने क्या करना होता है, अकाउंट्स वालों के साथ कैसे लाइजन करना होता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो वो आपको कैसे कौन सी वर्किंग करके देंगे, आपने उनसे क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है। तो ये सारे काम इस तरह कर रहे होंगे। फिर इसमें जाके हम देख रहे होंगे सेल टैक्स के विद होल्डिंग के एस्पेक्ट्स अलग थे, सेल टैक्स के विद होल्डिंग के एस्पेक्ट्स क्या है, अलग हैं। कब आपने सेल टैक्स विद होल्डिंग करनी है और कब नहीं करनी करनी है, तो किस तरह उसकी कैलकुलेशन हो रही होगी। जो अभी हमने सेल टैक्स में इसमें अप्रोच पढ़ी है ना, ये वाली, ये आपको सेल टैक्स में नहीं अप्लाई हो रही होगी। सेल टैक्स में इसके लिए अपना मैकेनिज्म है, हम जाके उसकी अप्रोच पढ़ रहे होंगे और उसके मुताबिक सेल टैक्स की विद होल्डिंग के एस्पेक्ट से कर रहे होंगे, फुलफिल कर रहे होंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या हो रहा होगा, ये वाले एरिया, तीनों एरियाज हमारे पास इस तरह कनेक्टेड होंगे, हम तीनों एरिया के ऊपर काम कर रहे होंगे। अच्छा, ये कोर्स CTA सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर हु शुड अटेंड, किन लोगों के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। पहले लोग जो कि टैक्स प्रोफेशन में क्या है, न्यू कमर है, उनके लिए क्या है कि वो अपने आप को क्या कर सकें, नॉलेज से इक्विप कर सकें। इसी अप्रोच के साथ जैसे जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सारी एरियाज करेंगे, आपको हेल्प कर रहे होंगे कि टैक्स प्रोफेशन में टैक्स लॉस होता है क्या है, इसकी बेसिक्स क्या होती हैं, ये प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहा होता है। फिर हमारे पास लॉयर और एडवोकेट जो कि क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसमें, टैक्स लॉज में। वो सिविल में काम कर रहे हैं, क्रिमिनल में काम कर रहे हैं, इसके अलावा वो अब अपने आप को क्या करना चाह रहे हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं किसमें, या ऐड ऑन करना चाह रहे हैं किसमें, टैक्स प्रैक्टिस में। तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देन जो कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस में क्या है, एम्प्लॉयड हुए हैं लोग, वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, इससे बेनिफिशियल लेकर सकते हैं। आप देखिए अपनी जॉब को क्या कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं। आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है। देखिए जब आप अपने आप को डेवलप करके अपने पास रिपोर्टिंग ऑफिसर को बताएंगे कि देखिए मैंने एक नया एरिया सीखा, तो वो आपको क्या कर रहा होगा, कंसीडर कर रहा होगा फॉर द नेक्स्ट लेवल। वो कहेगा इसको अपनी डेवलपमेंट में पता है। तो फिर जो आप आपके रोजमर्रा के काम होंगे वो भी आपके स्ट्रीमलाइन हो चुके होंगे, और फिर आप अपने पास प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज भी इस तरह देख रहे होंगे। देखिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस की जॉब में टैक्स के बगैर कोई नहीं, आज आपने देखा होगा, इसके बगैर कोई, वो सबसे पहला सवाल कहते हैं टैक्स का नॉलेज आता है। टैक्स का नॉलेज अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए आजकल मैंडेटरी हुआ है। वो पहले फाइनेंस अकाउंट्स की कहते हैं ये तो कोई बात नहीं, ये तो मैं बीकॉम वाले को भी बिठा के बता दूंगा, मुझे ये बताएं कि ये क्या हो रहा है, सिस्टम एंट्रियां कर रहा होगा, लेकिन आप ये बताएं कि सिस्टम के मुताबिक आपके लॉज के मुताबिक काम ठीक हो रहा है, ये कौन बताएंगे। वो आपसे यही चीजें पूछ रहे होते हैं, और जो इसके लिए हम आपको इंशाल्लाह क्या करेंगे, इक्विप करेंगे। देन कोई बिजनेस पर्सन जो काम तो अपना कर रहे हैं, लेकिन किसके रहमो करम पे होते हैं, अपने टैक्स कंसल्टेंट के रहमो करम पे होते हैं, जो अपने एम्प्लॉय के रहमो करम पे होते हैं। जो इन्हें अप्लाई करें वो उन्हें क्या पड़ता है, मानना पड़ता है। जो उनका कंसल्टेंट कहे वो उनसे क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो कि अपना बिजनेस ऑन कर रहे हैं, वो टैक्सी और कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस को जानना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। देखिए उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपने बिजनेस को छोड़ के इन चीजों की तरफ आ जाएं या टैक्स कंसल्टेंट के शूज में स्टेप इन कर जाएं। बस उनके लिए आसानी क्या होगी कि वो अपनी लायल्मी को कम कर पाएंगे, अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ क्या कर रहे होंगे, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। उसको पता होगा जब ये टर्म है इसे पता है, इसका मैकेनिज्म पता है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इसके साथ गलत बयानी नहीं कर सकता, मैं इसे डॉट में नहीं रख सकता। इसी तरह आपके एम्प्लॉइज के साथ क्या कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। आपको जब अपनी कंप्लायंसेस पता होंगी तो आप उसे कह सकते हैं भाई ये काम आने वाला है, तो इसके लिए तैयारी कर लो, इसके लिए तैयारी कर लो, ये काम आने वाला है। तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं कि मॉनिटर करके उसके ऊपर चेक रख सकते हैं। वो आपको डॉज नहीं कर पा रहा, उसे पता होगा कि यार मेरे साथ को ये चीजें पता है, वो मैं इनको डॉज नहीं कर पा रहा। तो ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो रही होंगी। देन जो कि कॉमर्स एंड फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे हैं, देखिए चीजें जो हम अपनी क्लास में पढ़ रहे होते हैं उसका एक और डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। वहां पे आपका फोकस क्या होता है कि आपने एग्जाम पास करना होता है। जब हम एग्जाम पास करके आते हैं और जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं, तो वहां पे हम क्या होते हैं, हमारे पास कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें क्या। तो ये आपको इस तरह क्या हो रहा होगा, आपके साथ चीजें ऐड ऑन कर रहा होगा, आपको हेल्प कर रहा होगा ये कोर्स। देन आपने ये कोर्स क्यों करना चाहिए, देखिए इसी वक्त अभी हमने देखा कि आपने सारी चीजें कैसे देखनी है, पोर्टल्स के थ्रू, रेलेवेंट पोर्टल के थ्रू प्रैक्टिकली जाके सारा कोर्स कर रहे होंगे। तो आपको जाके प्रैक्टिकल पोर्टल्स के पार्ट जो है वो आपको उसके नेविगेशन हो रही होगी। फिर आप अपने क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन होने वाली उनके टैक्स एस्पेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उनके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को बेहतर तरीके से एडवाइस कर सकते हैं। और मोस्टली जो रिटर्न में क्या की जाती है, मिस्टेक्स कमिट की जाती हैं, हम आपको बताएंगे कि ये क्या होती है। प्रैक्टिकली लोग ये कमिट करते हैं, प्रैक्टिकली इसमें रिटर्न फाइल करते वक्त ये मिस्टेक्स है जो कि मोस्ट कंसल्टेंट जो है ना वो इसको कमिट करते हैं। आपने इसको ऐसा नहीं करना, और इसका सही तरीकाकार क्या है,
कौन सी टर्म्स है जो कि गलतुल आम बोली जाती है, आपने इसको ऐसे नहीं करना है, इसका ये मतलब होता है। तो आपने इस तरह जो कुछ चीजें लर्न करने के लिए ना, कुछ चीजें नई लर्न करने के लिए कुछ पुरानी चीजों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो मैं आपको साथ साथ हेड ऑफ इनकम के साथ जो कंसेप्ट वहां पे आएगा उसके साथ रिलेट करके आपको बताता चला जाऊंगा। देन आपके पास लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स होंगे। देखिए, किसी का भी नॉलेज क्या होता है, 100% कंप्लीट नहीं होता। आपको जिंदगी में एक प्रपोजिशन आई है, वो मेरे पास हो सकता है कभी ना आए, लेकिन आपके पास आई है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस तरह मेरी नॉलेज भी बढ़ रहा होगा और आपका एस्पेक्ट भी बढ़ रहा होगा। आप में से कोई और दोस्त जिसका उसके ऊपर हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो रहा होगा, वो शेयर कर रहा होगा। तो आप एक लाइक माइंडेड लोगों के साथ क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे। आपको पता होगा कि यार ये देखो मेरी ही तरह के सोच है, आप आपस में प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे, यार ये मेरा मसला ये है, वो कहेगा यार ये देखो ये मैंने ना साल पहले मुझे भी ये मसला आया था, तो मैंने इसको इस तरह हैंडल किया था। तो आपके लिए क्या होगी, एक लीड मिल रही होगी, आपको एक रास्ता मिल रहा होगा कि आपने इस तरह ये काम इस तरह करना है। तो मैं भी क्या कर रहा होता हूँ, इस तरह आप लोगों के क्वेश्चन से चीजें सीख रहा होता हूँ। तो लर्निंग क्या है, एक कभी भी पूरा नहीं होता। लर्निंग वाली कभी भी स्किल जो है पूरी नहीं होती और कभी भी 100% नहीं होती। ये वक्त के स्टेजेस के ऊपर, अपने कैरियर के वक्त के साथ साथ अपने कैरियर के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं लर्न कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको एक हेल्पफुल कर रहा होगा। देन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको इस चीज की एविडेंट होगा कि आपने इतना टाइम इसके लिए क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। देन आप कोर्स खत्म होने के बाद फिर आपको क्या रहेगी, आपको एक सपोर्ट अवेलेबल रहेगी अप टू 6 मंथ, कि आपको बाद में कोई क्यूरी आती है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उस क्यूरी को पुट करें, अपने क्वेश्चन पुट करें, उस क्यूरी को क्या किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्यूरी आपके लेक्चर्स का सब्सिट्यूट नहीं हो सकती। एक बंदे ने लेक्चर देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, और वो मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसके लिए मैंने 5 लेक्चर, जो 4-5 लेक्चर्स में उसके ऊपर 2-3 लेक्चर्स में ऊपर उसके ऊपर क्या किया, टाइम इन्वेस्ट किया है, तो वो इसका सब्सिट्यूट नहीं हो सकती। ये आपके कोई एरिया होगा पे पढ़ा होगा जिसमें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज होंगी, उसके बारे में बता दिया जाएगा यार ये चीज इसके साथ कंसेप्ट के साथ रिलेट कर रही है, लिहाजा आप इस चीज को क्या करें, इस तरह देख लें। ठीक है। देखिए, आप कोई भी चीजें जो क्लास में डिस्कस हो रही है उसको एक क्यूरीज में 2 लाइनों में तो नहीं आपको एक्सप्रेस किया जा सकता ना। तो ये तो इनहेरेंट लिमिटेशन है ना। लेकिन आपको एक सपोर्ट अवेलेबल रहेगी। फिर आपके जो लेक्चर्स है वो आपको पोर्टल पे अवेलेबल रहते हैं, वो भी एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए आपके पोर्टल के ऊपर क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। आपको एक लेक्चर नहीं समझ आया, आप उस लेक्चर को जाके रिपीट करके देख लें, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको सर्टेन टाइम ऑफ लिमिट, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपको ये पोर्टल क्या होता है, अवेलेबल रहता है। लेकिन ये आपका पोर्टल जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है ये खत्म नहीं रहता, ये इंटैक्ट रहता है, आप उसमें क्वेरीज पुट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक होता है ये क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या लिखा हुआ है इसमें, आईटीपी का सर्टिफिकेट। आईटीपी क्या होता है, इनकम टैक्स इनकम टैक्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिशनर। कौन जारी करता है, एफबीआई जारी करता है। जिसमें आपका क्या लिखा हो, नाम लिखा होता है, फादर, आपके फादर का नाम लिखा है, कहाँ के आप रेजिडेंट हैं, आपका सीएनआईसी नंबर लिखा होता है और आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है। फिर आपकी यहाँ पे क्या लगी होती है, पिक्चर लगी हुई होती है। फिर अथॉरिटी का नाम होता है कि आपको कब ग्रांट किया, कब किसने ग्रांट किया। देखें, ये कौन जारी करता है, एफबीआई जारी करता है। लेकिन इसको जारी करने के लिए उसको क्या चाहिए, कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं ये सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो सर्टन रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो आपके इनकम टैक्स रूल्स में लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनकम टैक्स रूल 87। 87 कौन सा, इनकम टैक्स रूल किसका, कौन सा सेक्शन था, कौन सा रूल था, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। आप उसके लिए क्या करेंगे, ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन, आप उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उसके बाद आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन क्यूरीज काट सकते हैं, आपसे कुछ फर्दर रिकॉर्ड मांग सकते हैं और उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि एप्लीकेंट क्वालिफाई टू बी रजिस्टर्ड एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, क्या कह रहे हैं, एप्लीकेंट क्वालिफाई करता है कि वो क्या कर सके, कि वो इस बात पे एलिजिबल है कि उसके इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे क्या किया जाए, रजिस्टर किया जाए। तो उसका नाम क्या किया जाएगा, रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा और उसको एक सर्टिफिकेट इस तरह का इशू किया जाएगा। देखिए, अंडर द ऑफिशियल नेम, ये आपको तब इशू होगा। लेकिन आप क्वालिफाई कब करेंगे, कि आपके आपका कब क्वालिफाई करेंगे टू बी रजिस्टर्ड एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, इससे पिछले वाले रूल्स में। देखें, अगर आप सर्टन क्वालिफिकेशन क्या करते हैं, प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, आप उनको पोजेस करते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को
रजिस्टर कर सकते हैं। क्या कहता है, पोजेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। आपके पास लॉ की डिग्री है सेकंड डिवीजन में, कॉमर्स की डिग्री है जिसमें आपने इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, फिर आपके पास डिग्री है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट जिसमें अकाउंटिंग या टैक्स पढ़ा होगा, फिर कोई और सब्जेक्ट जिसमें आप कंपल्सरी या ऑप्शनल के तौर पे पढ़ा होगा। फिर अगर किसी ने कोई एग्जाम पास किया है प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग बॉडीज का, देन इसके बाद आपको क्या करना होगा, क्वालिफिकेशन के बाद आपको वर्क करना होगा फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 1 ईयर एज एन अप्रेंटिस। किस बंदे के पास, जो कि क्या है, जिसकी खुद की प्रैक्टिस कितनी है, नॉट लेस देन 10 ईयर्स। तो फिर आपको क्या किया जाता है, आपको ये एलिजिबल होता है कि आपका किया जाए, आप अप्लाई कर सकें, आपको कैसे रजिस्टर किया जाए एज अ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे। अच्छा, अब तो उसने कहा कि आप क्या हो, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के तहत आपने प्रेस्क्राइब्ड अकाउंटिंग एग्जामिनेशन पास किया हो। अब ये प्रेस्क्राइब्ड अकाउंटिंग एग्जामिनेशन क्या होते हैं, ये नीचे चल के उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि जैसे आई कैप है, आपने उनका एक पर्टिकुलर एग्जाम पास किया हो, जहाँ आईसीएमपी है उसका एग्जाम पास किया हो, एसीसीए की सर्टन क्वालिफिकेशन ली हो, सीमा किया हो, या कोई और जैसे सीएम है जो उससे रिलेटेड कोई चीजें हो। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि ऊपर आपने कोई इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो। ऊपर क्या है, आपने इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो, चाहे ऑप्शनल पढ़ा हो चाहे आपने कंपलसरी के तौर पे पढ़ा हो। फिर अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली हुई है, ये आईसीएमपी किधर गया, इंटरमीडिएट एग्जाम, जैसे ये एसीसी वाले आ गए, हाँ ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले आ गए, या आपने सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ऑफ यूएसए। तो आपने इन इंस्टीट्यूशन के साथ क्या किया हुआ है, अगर आपने प्रेस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशन से मुराद की ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है बाय एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान और आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और अ फॉरेन यूनिवर्सिटी और अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपने ये क्वालिफिकेशन की, आपके पास ये प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है और आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या करेगा, इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। इंटरव्यू के लिए आपको ये कोर्स इतना एनेबल करेगा कि आप वो क्या कर सके, इस इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकें। यहाँ पे वो चीजें क्या पूछेगा कि देखें इस बंदे ने प्रैक्टिकली ये काम किया है या नहीं किया, वो आपसे पोर्टल की बुनियादी चीजें पूछेगा। अब पिछले हफ्ते हमारा एक स्टूडेंट था कराची से, मुबशर कामरान, वो उसने अप्लाई किया इसके लिए ना, आईटीपी के लिए। तो वो इंटरव्यू कंडक्ट करने गया, कहता सर आपने जो बताया था बिल्कुल, उसने मुझसे यही पूछा कि मिनिमम टैक्स क्या होता है, एक मिनिमम टैक्स क्या होता है। अच्छा, कहता है मैंने उन्हें बताया कि मिनिमम टैक्स जो होता है, मिनिमम टर्नओवर टैक्स इन फलां सेक्शन के तहत अप्लाई होता है, तो फलां फलां सेक्शन के तहत। उसने कहा हर सेक्शन पे हर बंदे पे अप्लाई होता है, उसने कहा नहीं सर, उसमें लिखा हुआ है कि अगर इंडिविजुअल सर्टन टर्नओवर, इंडिविजुअल और एपी का सर्टन टर्नओवर हो तो उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई होता है। कहता है ये एक तो मिनिमम टर्नओवर टैक्स होता है, ये मिनिमम टैक्स रिजीम क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है, इनका कंप्लायंस से क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो कहता है सर वो जो आपने जैसे पढ़ाया था कि एमटीआर का तल्ले किसके साथ है, विद होल्डिंग के साथ है, तो फिर मैंने उसको वही क्वेश्चन आंसर किया। कहता है सिर्फ एक क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा कि मिनिमम का तल्ले क्या है। तो कहता है जब मैंने उसे सेक्शन के साथ चीजें बताई कि इसमें ये चीज यहाँ पे जाकर इफेक्ट होती है और ये लॉ में यहाँ पे लिखी हुई है, तो कहता है उसने मुझे अग्री क्या कहते हैं ठीक है आप चले जाएं। कहता है इस तरह आपको ये कोर्स इतना एनेबल करता है कि आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है कमिश्नर की तरफ से, तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो आपको चीजें प्रैक्टिकली पता होंगी, आपने चीजें लिखी हुई कहाँ पे हैं, ये चीजें पता होंगी। तो इस तरह आपके साथ क्या हो रहा होगा, ये चीजें एरिया चल रहा होगा। अच्छा, इसके बाद टाइमिंग, सैटरडे संडे वाले दिन आपका कोर्स हुआ करेगा 6:30 से लेकर 8 बजे तक। और ये कैंपस में जो है ना, आईसीटी के लाहौर कैंपस के ऊपर इन पर्सन होगा, जूम पे इसकी क्लासेस होंगी, 30 to 32 क्लासेस हुआ करेंगी। और ये इसका एड्रेस है, ये उसका ऑफिस का नंबर है, और ये राय वसीम साहब हैं जो इस कोर्स को इन पर हैंडल कर रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लर्निंग, ये था मेरी तरफ से। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं तो प्लीज वन बाय वन वो बता दें, क्यूरीज जी। सर शुरुआत तो कहाँ से करेंगे कल? जी, कल जब हम पहले सोल प्रोप्राइटरशिप से करेंगे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को कैसे फॉर्म करते हैं। सर जी, सर हम इस कोर्स में आपने बोले जजमेंट्स भी बेसिकली जो केस लॉ होगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो सर ये बेसिकली जो तमाम जितने जुरिस्प्रूडेंस है टैक्स लॉ का वो भी हम शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे, या बस जो एस्टैब्लिश जो बड़े बड़े अच्छे डिसीजन इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम? नहीं नहीं, देखिए हम ये लिटिगेशन वाला कोर्स नहीं है, ये कंप्लायंस का एस्पेक्ट्स का रिलेशन का कोर्स है। मैं इसमें कह रहा था कि कोर्ट के डिसीजंस क्या होते हैं, एटकीज ऑफ द कोर्ट क्या होती है, कोर्ट के डिसीजन कौन से जर्नल में रिपोर्ट होते हैं, हम इस एस्पेक्ट से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि गिफ्ट के रिलेटेड कौन से लैंडमार्क केसेस है, वो जब हम जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिफ्ट के एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे, वहां पे कर रहे होंगे। हम इसको लिटिगेशन, इस कोर्स को लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं स्टडी कर रहे होंगे। हमारा ये कोर्स कंप्लायंस फोकस्ड है। हमने अल्टीमेटली क्या करना है, रिटर्न्स को विद इन ड्यू टाइम क्या करना है, ड्यू टैक्स के साथ रिटर्न करने। और आई उसके लिए अंडरस्टैंड आई जिस कोर्स के लिए आप रेफर कर रहे हैं वो लिटिगेशन वाला कोर्स है, जिसमें डिस्कस ही क्या होते हैं, नोटिस होते हैं और उसके लॉ की इंटरप्रिटेशन के एस्पेक्ट डिस्कस होते हैं, वो एक अलग कोर्स है।
जो जी इसके ठीक हो बाद गया बहुत। होता है। आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू। जी, और भी बात? हेलो। के बाद हम इस लाइफ में एलिजिबल हो जाएंगे कि हम अपने रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये देखना, ये क्वेश्चन हर बार आता है। देखिए, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, आप करें। देखिए, हर चीजें आपके साथ नहीं होगी। अब आप पढ़ेंगे नहीं, आप जाके किसी वक्त देख रहे होंगे कब, और आपके पास क्वेश्चन आएगा, रिटर्न आएगा, उस वक्त कहेंगे यार ये चीज कहाँ लिखी हुई है, उस वक्त आप ग्रुप में क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो ऐसी लर्निंग के साथ मैं नहीं कहूंगा कि आप अनेबल हो पाएंगे। ऐसी लर्निंग के साथ, इस तरह के एटीट्यूड के साथ बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चीज़ों डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, साथ साथ चीज़ें देखते रहेंगे। अब मुझे नहीं पता कि अब आपकी जो है ना इनकम क्या है, उनकी इनकम डिफरेंट हो सकती है, उनकी इनकम डिफरेंट हो सकती है। हम हाइट ऑफ इनकम को देख रहे होंगे कि आपने उस इनकम को कैसे एनालाइज करना है। तो आपको देख रहे होंगे आपने अपने रिटर्न्स को कैसे एनालाइज करना है। देखिए, हम आपको यहाँ पे ना कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज बताएंगे कि ये चीजें इस तरह होती है कि ये बिजनेस इनकम ऐसी आती है, प्रैक्टिकली बंदा क्या हो रहा है, ऐसे रिटर्न कर रहा होता है, ये उसके साथ ये इसके एसेट्स होते हैं, इसमें ये ट्रांजेक्शन कर रहा होता है, तो आपने ऐसे करना है। अब आपके पास कौन सा हेड ऑफ इनकम है ये तो आपको पता होगा ना। तो आप उसके साथ रिलेट कर रहे होंगे कि मेरी इनकम होगी तो मैं अपने पास कैसे वर्किंग कर रहा हूँ। हाँ, आप अपनी वर्किंग करके ले आए, उसको मुझे बाद में रिव्यू करवा लें। ठीक है ना। अब एक बंदे की, हर एक बंदे की उसको देखिए, इंडिविजुअल बंदा क्या होता है। आप अपने किसी मेरा एक पिछले बैच का लड़का है, वो कहता है सर मैंने ना अभी काम शुरू किया, तो मैंने अपने रिश्तेदारों को कहा कि प्लीज क्या करें, मैं आपको ना फ्रीली रिटर्न फाइल करता हूँ। कहते हैं मेरे एक भी रिश्तेदार ने मुझसे रिटर्न नहीं फाइल करवाए। कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है ना, हर एक बंदा हर एक घर की बात दूसरे बंदे को, रिश्तेदार को नहीं बताना चाहता। समझ आ रही? तो मैं आपकी रिटर्न यहाँ पे नहीं खोल के सबके सामने नहीं रख रहा हूँ। आपने वर्किंग खुद करनी है, आपको प्रिंसिपल पता होगा, सिचुएशन जैसे डिफरेंट होगी वो पता हो जाए, चेंज हो जाएगी। ये इनके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ। एक काम करेंगे नहीं तो उसके बाद उसका आउटपुट कैसे, जो चीज बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे। पूछनी पड़ती हैं चीजें, वो हमें खुद आनी चाहिए, मैं ये आपको मतलब है। देखिए, वक्त के साथ आएंगी। क्या आएंगी? वक्त के साथ आएगी। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और बाद आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंस करना पड़ेगा। देखिए, अभी आप हम काम कर रहे होंगे ना, आपको एक कंसेप्ट जो कि 4-10 लेक्चर्स के बाद आना, आप कहेंगे सर मुझे इसी वक्त क्लास में पढ़ाएं, तो वो नहीं होगी। हम बेवक्त की रागनी नहीं गाएंगे, हम डिसिप्लिन के साथ चल रहे होंगे। इसमें कौन सा तो ऐसा घर जाके कौन सी कैसी चीज है, कौन सी उसको स्टडी हम करते रहे जिससे वगैरह वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए। जिसको भी देख लें उसने काम क्या करना है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही पढ़ना है। आपने ये इनकम टैक्स डाउनलोड करना है, मैं आपको सेक्शन बताऊंगा, आपने इस तरह के जाके साथ अपने साथ काम करना है। आपने सिर्फ मेरे बोलने पे काफी नहीं रहना, आपने अपने पास जाके इन चीजों को हाईलाइट करना है कि इसका क्या मतलब है। कहाँ पे टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर दिया तो 10% किसके ऊपर अप्लाई करना है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, इनकम टैक्स इम्पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। तो इन चीजों को आप पढ़ रहे होंगे। ये पिछले साल तक के लिए थी, इस साल फाइनेंस एक्ट 2025 के जरिए क्या हो गई, चेंजेस आ गई। अगले साल क्या कर रहे होंगे, स्लाइडों को देख रहे होंगे। अल्टीमेटली इसी को पढ़ना है ना, मैंने भी इसी को पढ़ना है, किसी और कंसल्टेंट ने भी इसी को पढ़ना है। तो इसको पढ़ना सीखें कि मुझे पता हो, मुझे जरूरत पड़ने पे मैंने किताब का कौन सा सफा खोलना है, तो उसमें ये लफ्ज लिखा हो तो मुझे उससे क्या मुराद लेनी चाहिए। ठीक है ना। ये चीजें आपके पास होंगी डाउनलोड करने के लिए, मैं यहीं से पढ़ाता हूँ। पहले मैं स्लाइडें देता था, उसका नुकसान क्या होता था कि स्टूडेंट क्या होता था, अपने आप को उसी तरह फोकस कर लेता था, इन चीजों की तरफ नहीं पड़ता था। लॉ चेंज होगा, अगले साल फाइनेंस एक्ट आएगा, बजट आएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी, तो फिर आपको इनकी तरफ आना पड़ेगा। तो बेसिक जहां से मैंने स्लाइडें भी जानी, तो इन्हीं चीजों से, यही सोर्स है ना, यहीं से चीजें निकलनी है ना, तो आप इस चीज को पढ़े। सर ये कोर्स फ्रेशर जो बंदे को टैक्सेशन का कुछ इल्म नहीं है, उसके लिए कितना मुफीद है सर? मुफीद ये है कि डिपेंड करना पड़ेगा, आपको दूसरों की निस्बत में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, ये फर्क पड़ेगा ना। वो भी आप तरीका बताएंगे या फिर हो गया मैं खुद साथ करना होता है? कोच क्या करता होता है? गाइड करता होता है। दौड़ना किसने होता है? वो तो हाँ, तो आपने दौड़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करें, इस तरह पढ़ें, इस तरह चीजें देखें, इस तरह चीजें एनालाइज करें, तो आपको दूसरों की निस्बत फिर एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। जी सर, तो बेसिकली इस कोर्स में हम लोग बिजनेस रजिस्ट्रेशन और सारी टैक्सेशन कर रहे हैं कवर। जी, बिजनेस के भी, इंडिविजुअल के भी, यूरोपी के भी, टैक्स के एस्पेक्ट भी, सेल टैक्स के एस्पेक्ट भी, ट्रेडमार्क का भी, जैसे कि मैंने आपने लेट ज्वाइन किया था मिस। जी थोड़ा सा पहले वांश। हाँ, फिर आप उसकी ओरिएंटेशन को रिपीट करके रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसमें देखिएगा हमने इसके सारे कंटेंट्स डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।
जी ओके, जी ठीक है, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? सर जैसे आपने बोलना है कि हमने बेसिकली लॉ को समझना और पढ़ने की इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, तो सर इसमें फिर जुडिशियल डिसीजन भी बहुत ज्यादा काम आ जाएगा फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो जो बेसिक लेवल वाला कोर्स है वो मेरे अभी भाई ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं इसको कैसे करूंगा। अगर मैं जाके उसके पास ये जो ना अथॉरिटीज खोल के बैठ के पढ़ना शुरू कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, हाई कोर्ट ने ये कहा था, ट्राइब्यूनल का केस कहेगा, वो बेचारा तो जंबल माइंड के साथ बैठ जाएगा। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप अपने आप को बेशक एनालाइज कर लें कि अगर मुझे चीजें पता है तो आपके लिए ये कोर्स नहीं है। देखें, ये कोर्स आपके लिए ना कंपलसरी नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं उस बंदे के लिए जिसको ये चीजें पता है, तो उसके लिए अगर वो बंदा समझता है कि मुझे ये चीजें ऑलरेडी पता है, मेरा उसके ऊपर हैंड ऑन एक्सपीरियंस, तो फिर ये आपके लिए कोर्स नहीं है, फिर आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? जी सर मैं समझ सकता हूँ। मैं अपनी इंडिविजुअल बेसिस में कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि पढ़ाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं बंदा खुद पढ़ सकता है ना उन्हें, इफ ही वांट्स टू। बिल्कुल पढ़ सकता है, अगर आपको बेसिक्स पता पड़ी है तो फिर आपको अपनी डिसिप्लिन के साथ आपने करे। कंसल्टेंट यही कर रहा होता है, अपने टैक्स लॉज और केसेस को पढ़ रहा होता है क्लाइंट के केसेस के साथ ही। जी सर, बस थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। सर हम जो कंपनीज एक्ट है 2017 और एससीसीपी जो होता है, तो हम उसको कैसे लिंक करेंगे? हम कंपनीज एक्ट भी हम पढ़ेंगे कोर्स में? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करना सीखेंगे, तो कंपनी वाले एस्पेक्ट्स ही होंगे ना यहाँ पे हमने देखे हैं। इधर ये सारे यहाँ पे सारे कंपनी लॉ की एप्लीकेशन ही कर रहे होंगे कि कंपनी कितनी टाइप की होती है, उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, सारे कंपनी लॉ के तहत ही कर रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये जानना था कि क्या इसमें हम टैक्स सेल टैक्स की रिटर्न्स, कंपनी की और पार्टनरशिप की जो भी रिटर्न्स है वो भी फाइल करना सीखेंगे या जस्ट स्टडी? आपने मुझे लेट ज्वाइन किया था। जी हाँ, फिर आप अपना कोर्स शुरू में ओरिएंटेशन देखिएगा, मैंने हर पोर्टल को बता के आपको बताया कि हर हेड ऑफ इनकम के साथ हम इसको देख रहे होंगे, और हमारी यहाँ पे सारी चीजें इसके साथ कवर अप हो रही होंगी। किधर गया? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हम सेल टैक्स के एस्पेक्ट से देख रहे होंगे। यहाँ पे हम हमें इंडिविजुअल की टैक्सेशन देख रहे होंगे, एओपी की टैक्सेशन देख रहे होंगे, कंपनी की टैक्सेशन देख रहे होंगे। ये वाले एरियाज हमारे पास इस हमारे कोर्स का पार्ट है। यहाँ पे ये देखें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप का नया नाम बाजबाने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जिस तरह पढ़ते नहीं हो, अगर बाजबाने यूएसटी आता होता था इसके जियो के ऊपर, तो इस तरह इनकम टैक्स की जुबान में पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये वाला मिस एरिया। इनवॉइस क्या होता है? जी इनवॉइस क्या होता है? अक्सर सुनते हैं ना इनवॉइसेज होने वाली हैं इसकी, उसका क्या मतलब होता है? तो आप कभी ग्रोसरी की चीजें लेने नहीं जाते? लगता है मियाँ साहब को भेजती हैं। जी देखा? जाती तो आप उनसे इनवाइस कहती ना कि मैंने जो चीज खरीदी है तो मुझे इसकी इनवाइस दें, कि जो मैंने ये चीज खरीदी है उसका मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। जी जी बिल्कुल। नहीं सर, मैं एक्चुअली ये कंपनी की सेल टैक्स की रिटर्न्स होती है ना, उसके बारे में कुछ पूछना चाह रही और थी कि डिजिटल इन्वेस्टिंग की बात कर रही हैं कि वो जो भी ये मुख्तलिफ लोगों मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, तो वो जब हम सेल टैक्स में जाएंगे तब उसके ऊपर बात कर रहे होंगे, डिजिटल इन्वेस्टिंग के ऊपर। कि एफबीआर कहता है कि जब आपने किसी ने सेल करनी है ना, तो उसने सेल खरीदने वाले को डॉक्यूमेंट देना है ना, कि मैं आपने ये चीज मैं आपको बेच रहा हूँ और आप ये चीज क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है सेल करने पे, उसे इनवाइस कहते हैं, सेलर की तरफ से इशू होती है। एफबीआर कहता है अब आप ये क्या करें, हार्ड में ना इशू किया करें, बल्कि क्या करें, डिजिटली इशू किया जाए, और उसके लिए अपने सिस्टम को क्या करें, हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि इस तरह घर की बातें भी पता चल जाती हैं। जी और वालेकुम। क्वेश्चन? जी आसिम साहब। अच्छा सर, मुझे मेरे दो तीन क्वेश्चन हैं। एक तो मुझे बताइएगा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं, वो उसका पार्ट नहीं होगी, हम वो प्रॉफिट वाली करेंगे। सेक्शन 42 इसमें कवर नहीं है। तो उसका जो टैक्स से रिलेटेड अगर जो मैटर्स हैं वो भी उसमें इसमें कवर नहीं है, हम फॉर प्रॉफिट वाला एरिया कवर कर रहे होंगे। उसके लिए आप एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन का कोर्स कर लें, जहां आपने सेक्शन 42 वाली कंपनी बनानी है एससीसीपी के साथ, तो हमारा कंपनी सेक्रेटरी वाला कोर्स है, वो इसका पार्ट है, वहां पे इसके ऊपर डिटेल बात होती है। अच्छा, और सेकेंडली जब आप ये क्लास ऑर्डिनेशन क्लास दे रहे हैं तो आप कोई प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मुझे खाली ये तो आप अपने वेबसाइट ही कोऑर्डिनेटर से शो हो बात कर रही थी। लीजिएगा, वो आपको इस बारे में हेल्प आउट कर देंगे, वो आपको ब्रीफ कर देंगे।
ठीक है, क्योंकि जो आप स्टेप्स बता रहे थे मुझे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे थे। चीज भी आप क्या कह रहे थे? जो आप स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे ओरिएंटेशन, वो भी स्क्रीन पे नहीं शेयर हो रही थी, जस्ट मुझे वेबसाइट जो आपने दिखाई है वो शो हो रही थी। ये प्रेजेंटेशन सबको शेयर नहीं हो रही है? विजिबल है सबके लिए? जी सर। ये खाली वेबसाइट जो आपने प्रेजेंट की है ना कि ये नहीं, अभी एफपीसी आपके है सामने और अभी ये आपके सामने क्या आईआरएस है। अभी आपके सामने क्या ओपन है? ये प्रेजेंटेशन ही ओपन मेरे है। पास irs.fbi.com वो शो हो रही है। नहीं, बाकी सबके साथ ही शेयर हो रही है। आप अपने देखिए इसके एंड के ऊपर कोई देखिए कोई टेक्निकल इशू आ रहा होगा, सबके साथ ये प्रेजेंटेशन ही शेयर हो रही है। हम्म, चलें ठीक है, सबको लेकिन विजिबल है। मुझे वैसे वेबसाइट शो हो रही थी यहाँ पे खाली। ये भी आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे irs.fbi.gov.uk शो 90796 आप अपने जूम को चेक करें, लिंक हो रहे होंगे। बाकी सबके साथ तो ये अभी देखें स्विच हो रहा है। मैंने आपसे पहले पूछा था कि आपको विजिबिलिटी है, ये स्लाइड स्विच हो रही है, स्क्रीन स्विच हो रही है, तो सबके साथ ओके है। आप अपने एंड पे चेक कर लें प्लीज दोबारा से। चले, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में एक बार देख लूंगा, मेरी साइड से कोई इशू होगा। सही है। जो आपका सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल है कि तू बंदा प्रैक्टिस कर सकता? देखिए, हमारा टेक्निक, हम आपको एक कोर्स से स्किल करते हैं। पाकिस्तान में कोई टैक्स का कोई अदारा नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये एक स्किल बेस्ड कोर्स है। ये एक स्किल बेस्ड कोर्स है जो आपको क्या करता है, नॉलेज को इक्विप करता है। अगर आप कहें कि मैं इसकी बुनियाद पे ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा पाकिस्तान में लॉ नहीं है जो आपको टैक्स की डिग्री ग्रांट कर रहा हो। कोई भी वो जो इंस्टीट्यूशन है वो लॉ की तरफ से है कि आपने अगर ये काम करना है, आपने अगर ये काम करना है, ट्राइब्यूनल में जाके अपेयरेंस देनी है, तो मैं इस कोर्स की सर्टिफिकेट की बुनियाद पर ट्राइब्यूनल में जाके अपेयरेंस नहीं दे सकेंगे। वो आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो कि एफबीआर ने आपको ग्रांट किया है उसकी बेसिस पे आप दे सकेंगे। अगर बंदा प्रैक्टिस शुरू कर देता है लेकिन वहां से सर्टिफिकेट नहीं लेता, देखिए, प्रैक्टिस स्टार्ट करना, प्रैक्टिस के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना। प्रैक्टिस के भी एक है आपके रिटर्न फाइल करना। रिटर्न फाइल करने के लिए आपको किसी किस्म के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपके पास नॉलेज हो, आपके पास स्किल हो, आप उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिटिगेशन के एस्पेक्ट्स की तरफ जाना है, इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करनी है, इनकम ट्राइब्यूनल के सामने, जुडिशियल मेंबर्स के सामने वहां पे जाना है, तो फिर आपको इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी, आपको एडवोकेट हो तब होंगे। फिर वो सर्टिफिकेट की जरूरत जी, मैंडेटरी होगा। फिर वो आपसे पहले पूछेंगे भी आप कौन है, आप यहाँ पे आके डाइस पे आके खड़े हो गए, कौन है, वकील हैं, आईटीपी हैं, क्या है। अच्छा, एक बंदे ने सर्टिफिकेट लिया लाहौर से, जी, आया वो गुजरांवाला में, वो सारे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होता है। एफबीआर का कानून है, ये इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का ये लॉ है, ये देखें। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द पाकिस्तान। जी पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रही है बीएस अकाउंट्स एंड टैक्सेशन पहले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जी और मैं उसी की स्टूडेंट हूँ, बीएस कर रही हूँ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में फिफ्थ सेमेस्टर में। सही है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी ना रिसेंटली लॉन्च किया है ये प्रोग्राम। इसमें उन्होंने ना हमें सारा काम सिखाया है, मतलब कि जो आपने एओपी बिजनेस के बारे में बताया, उसके बाद ट्रेडमार्क के बारे में बताया, और सैलरीज के जो हेड्स बताए हैं उनके स्लैब रेट्स, ये सब कुछ बताया उन्होंने। बट ना यूनिवर्सिटी में ये सीन है कि उन्होंने हमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं सिखाया। प्रैक्टिकल वर्क के लिए मैंने यहाँ पर अब मैं आपसे मिस यही अर्ज कर रही थी कि हम यहाँ पे क्या काम कर रहे होंगे। प्रैक्टिकल, ये जो प्रैक्टिकल वाला एरिया, ये वाला, ये आपको खोल के दिखाई थी उन्होंने। हाँ, तो यही यहाँ हम अपना देखें, हम एक चीज को, कानून क्या करता है, आपके पास फैक्ट्स आते हैं, आप उसके ऊपर लॉ को अप्लाई करते हैं, तो फिर उसके बाद आपके देखते हैं ना, हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्स होंगे, कुछ ट्रांजैक्शन होंगी, चाहे कॉर्पोरेट लॉ हो चाहे टैक्स लॉ हो, अपने आप को कैसे कम इनटू प्ले करता है, वो कैसे प्ले करता है ट्रांजैक्शन की मद में। क्या कहते हैं, कुछ लेन देन है, कारोबारी लेन देन की मद में ना, या कोई अदर देन कारोबार के अलावा कोई लेन देन हो रहा हो, ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, उनको एनालाइज करते हैं ना, उनके एस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं ना। तो वो ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये चीज पढ़िए, डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बनाना मैंने आपको। एक ट्रांजेक्शन आएगी, हम उसको एनालाइज कर रहे होंगे कि इसके ऊपर लॉ क्या कहता है, आपने इसको लॉ में कैसे ट्रीट करना है, उसको यहाँ पे एक्सेल में वर्कआउट करने के बाद वहां पे जाके आपको पोर्टल में जाके इसके साथ रिलेट कर रहे होंगे कि अगर आपने यहाँ पे देखनी है, अगर आपने प्रॉपर्टी इनकम एक बंदे ने घर किराए पे दिया हो तो उसकी प्रॉपर्टी इनकम आपने यहाँ पे एंटर करनी है।
अगर एक बिजनेस पर्सन है तो उसने अपनी कौन सी इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करनी है और कौन सी इनकम उसने जाके ये यहाँ पे जाके टैक्स चार्जेबल में मिनिमम में रिपोर्ट करनी है या फाइनल में रिपोर्ट करनी है, तो उसके लिए पर क्या है, किसी का टैक्स विद हेल्ड हो गया तो उसने उसका टैक्स क्रेडिट कैसे लेना है, तो अमाउंट आपने कहाँ लिखनी है। तो फिर उसके ऊपर अगर आपने इसके ऊपर पोर्टल में आप इस मामले में क्या हेल्प कर सकते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने क्लाइंट से मांगनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको मांगना है। जैसे आपने कुछ नाम सुना होगा पीआरसी सर्टिफिकेट, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, वो कैसे होते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनको अपने रीड करते हुए इस फलां कोड की तरफ से निशानी की तरफ से देखना है कि ये इनकम किस में फॉल करती है। बाहर से आने वाली हर इनकम फॉरेन रेमिटेंस नहीं होती। वो हमें ना एक सिनेरियो दे देते हैं जिसमें वो कहते हैं एक पर्सन है, उसकी इतनी इनकम है, इसको इतना बोनस मिला है और उसको कन्वेंस की फैसिलिटी मिली है, हाउस रेंट की फैसिलिटी मिली है, ये सारी इसकी इनकम में आती है। तो आज भी हमें ये बताओ कि इसकी ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, न्यूमेरिकल वर्क करवाते हैं सारा। यहाँ मैं भी आपको फैक्ट्री बता रहा हूँ कि एक बंदा है वो काम कर रहा है एक अदारे में, क्या है एम्प्लॉई है, उसकी एज है, आमदन, उसके साथ एम्प्लॉय पे पैकेज में ये चीजें शामिल है, ये उसकी बेसिक सैलरी है, ये उसके क्या है अलाउंसेज हैं। इन अलाउंसेज को आपने कैसे लॉ के मुताबिक ट्रीट करना है। अगर आपको अलाउंसेज नहीं दिए जा रहा, आपको कोई फैसिलिटी दी जा रही है तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। आपको मेडिकल अलाउंस किया जा रहा है तो उसमें से कितनी अमाउंट आपके लिए एग्जाम्प्ट होगी, कितनी को आपने कैसे करना है। इसमें से आपने रिटर्न में कौन सी अमाउंट लेके जानी है, अपने वेल्थ स्टेटमेंट में से कौन सी अमाउंट लेके जानी है। हम यहाँ फैक्ट्स आ रहे होंगे, उनको पहले एक्सेल पे क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ, फिर उसको जाके यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रिपोर्ट कर रहे होंगे पोर्टल के ऊपर। बनाने के लिए ऑफिस के लिए टैक्स रिटर्न फाइल का हम एक ऑफिस बनाते हैं। टैक्स कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं जी, डिपेंड कर रहे हैं कि आप कंसल्टेंसी के किस एस्पेक्ट की तरफ है, रिटर्न फाइलिंग की तरफ है, आप लिटिगेशन में जा रहे हैं, किसके वे जा रहे हैं। हाँ, उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक नॉलेज, कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने रिटर्न फाइल करने हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, पार्टनरशिप बनानी है, इसके लिए आपके पास कोई लाइसेंस नहीं जरूर, आपको प्रोसेस का पता हो, लॉ की अंडरस्टैंडिंग, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स हैं आपके प्रैक्टिस के जो आपके लिए आपको क्या है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी तो आप उनको प्रोसीड कर सकते हैं। सिंपल, अगर आपने रिटर्न फाइल करनी है, जैसे मैंने पिछले दिनों MIS में जाके आप वहां से जितनी भी आपके टैक्स कटे हुए हैं वहां से डाटा लेने, तो वहां पे भी आप काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप अगर वहां से डाटा लेते हैं सर्टिफिकेट CPR लेने की जरूरत तो नहीं है ना किसी कंपनी से, या क्या दिन उन्होंने आपके टैक्स काटे हुए हैं, तो आप वहां से भी अपना डाटा, यानी कि वहां से आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, और आप रिटर्न सिंपली बना सकते हैं। कितनी फीस देंगे इस क्यूरी की आंसर की हैं? जो मैंने अपनी रिटर्न वैसे की है। हाँ, तो क्यूरी की कितनी फीस देंगे? क्यूरी को एड्रेस करूंगा ना, इनसे फीस लेनी चाहिए ना ऑनलाइन। मैं तो कहता हूँ अभी इनसे चाय वाली पी लेते, सारे चाय पी लेते हैं। तो बताएंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन कौन सी MIS में होती है, आपने इसके ऊपर किस हद तक रिलाई करना होता है, ये सिस्टम को आपने कैसे यूज करना है, स्पोर्ट के तौर पे यूज करना। सेक्शन बताए होते हैं कि आपका ये टैक्स इस सेक्शन में कटा हुआ है, आपका ये इस सेक्शन में कटा हुआ है। मैंने कहा ना पोर्टल ने लॉ के मुताबिक होना है, लॉ ने पोर्टल के मुताबिक नहीं होना। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हमने अपने काम अपने तो हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इसका अपने पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ आपने MIS को स्पोर्ट के तौर पे यूज करना है, मालूमात को स्पोर्ट के तौर पे यूज करना है, और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो यूजली इस तरह आप कर रहे होते हैं ये नहीं करनी, उसका सही तरीकाकार क्या है। खास करके मिनिमम टैक्स रेजिम में जब जाएंगे ना, यहाँ पे ये 153 में ये कंपनी की सूरत में आप यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं। टैक्स पेयर क्या मिस्टेक कर रहा होता है, सिस्टम क्या गलती कर रहा होता है, यहाँ पे दोनों चीजें देखेंगे। देखिए, हम आप में से अगर कोई ऐसा है ना जिसको समझते हैं कि ये चीजें मुझे पता है, उसको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर इस कोर्स में आता है तो आपको थोड़ी चीजें साथ साथ चलना पड़ेंगी। देखिए, एकदम हम क्या कर रहे हैं, जंप नहीं कर रहे होंगे, हम सबको एक तरह साथ लेके चल रहे होंगे, ठीक है। ओके बात है, सब चीजें समझ आ गई। जी सर। नहीं, अभी तो समझेंगे ना सर, अभी तो आउटलाइन बताइए आप, अभी तो आउटलाइन बताइए कि ये करेंगे। कब तक अवेलेबल हो जाएगा पोर्टल पे क्लासेस और भी बाकी सब चीज? नहीं, ये ना एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स है, आप उनसे ना वसीम साहब से बात कर लीजिएगा, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन मैटर वो देखो, ठीक है। एक मिनट सर, टाइमिंग क्या होगी क्लास की?
ये लिखा हुआ है 6:30 से लेके 8 बजे तक। देखिए, मेरा खाना खाने से ना आपकी भूख नहीं मिटेगी, आपको अपनी भूख मिटाने के लिए करना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा। मुझे यहाँ खड़े होकर सुनना स्वाब का काम नहीं है, बिल्कुल स्वाब का काम नहीं है। जब तक आप अपने हिस्से का काम खुद नहीं करेंगे ना, वो आपकी लर्निंग अधूरी रहेगी। क्या रहेगी? अधूरी रहेगी। फिर आप क्या कर रहे होंगे, मुझे देखें, मुझे पता चल जाएगा जब आप ग्रुप में ऐसा क्वेश्चन पोस्ट करेंगे ना, मुझे पता चल जाएगा इस बंदे ने ना किया क्लासेस अटेंड की, क्लास में मुझे यहाँ पता चल जाएगा ना ऑनलाइन है, और फिर इसने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी। जो आपका रिकॉर्डिंग वाला पोर्टल होता है ना, उसमें ये चीज आ रही होती है कि किस बंदे ने कौन सा लेक्चर कितने अरसे तक देखा, 1 बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, पहली मरतबा देखा तो कितने टाइम, कितने मिनट्स देखा, कितने मिनट्स उसने छोड़ दिया, ये सारी डिटेल आ रही होती है। आप उसको दोनों चीजों का ना क्लास अटेंड करें, अगर आप समझते हैं कि आप ना क्लास अटेंड करेंगे और ना पोर्टल पे आप चीजें देखेंगे, और उसके बाद जब मेरे पास क्लाइंट आएगा तब आएगा, मैं ग्रुप में सर को कहूंगा कि सर मुझे इसका हल बताएं, तो ऐसी चीजें आपको लर्निंग नहीं दे सकती। पैनाडोल क्या करती है? वक्ती तौर पे दर्द दूर करती है, मर्ज का इलाज नहीं करती। मर्ज का इलाज कैसे है? आपको प्रॉपर का ट्रीटमेंट ही कराना पड़ता है। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक कीमियागिरी के अमल से गुजरना पड़ेगा, मेहनत के अमल से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको मेहनत से जी चुराते हैं तो फिर ना करें, बेशक ना करें। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर आप मेहनत से जी चुराते हैं ना, फिर बेशक ना करें। कल क्लास है सर? वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन बता देंगे, एडमिन। पक्की बात है, अभी मेहनत अभी करेंगे। लीव कर दें फिर खुद अगर से, मेरे से नहीं वादा करना, खुद से वादा करना है, खुद से। आपने अपने पास नोटबुक लेके आनी है, नोटबुक में मैं आपको जो सेक्शन बताऊं आपने लिखना है। आपको इंग्लिश नहीं समझ आता, बेशक उर्दू में लिख लें, जैसे लिख लें। थोड़े अरसे बाद आप देखेंगे कि आपकी वो बुक क्या होगी, आपके लिए बेहतरीन, आपके लिए सबसे अच्छी किताब होगी, जिसमें आपको ज्यादा होगा यार इस टॉपिक को मैं लिख रहा था तो मेरे फलां दोस्त ने, मेरे फलां पार्टिसिपेंट ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताया था, और जब मैं इस पर काम कर रहा था तो सर ने इसके ऊपर सर्कल लगाया था, उन्होंने कहा था इस चीज का खास ख्याल रखना है। वो चीजें क्या होंगी, आपको आसानी कर रही होंगी। देखिए, आप जितने भी लोग हैं आप सुन रहे होंगे, थोड़े देर से बाद क्या करेंगे, बाहर जाके कोई और बात होगी, जेन से निकल जाएगी। मोबाइल में कितनी चीजें हैं, बहुत ज्यादा ना, कितनी की देखते हैं, थोड़ी सी देखते हैं ना। तो आपने इस तरह नहीं करनी, अपने पास नोटबुक को करना है। जब आप यहाँ पे बैठे सुन रहे हैं तो सुन ही रहे हैं ना, एक जहन से आ रहा है, बाद में और बहुत सारे ख्याल आते हैं। फिजिकली आप जहाँ बैठे हो, जहनी तौर पे आप पता नहीं कहीं आपकी तखयल कहाँ प्रवास कर गया, अल्लामा इकबाल की तरह। वो इधर बैठे फ्रांस में थे कि पता नहीं कहाँ पे थे, तो वो उनका बेटे नहीं जवेद इकबाल मरहूम, कहते कि इनकी तस्वीर जो थी ना, ये बाहर से वॉक करके पता नहीं क्या करके आए थे, तो वो बैठे बैठे चेयर पे आकर यूं सो गए थे। तो हम लोगों ने उन्हें क्या कहना शुरू कर दिया कि वो पता नहीं कौन सी सोच में खोए हुए हैं, पाकिस्तान को तकलीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, वो थके हुए सो गए थे, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। तो इस तरह के मामला थे। तो आप यहाँ पे बैठे होंगे, तखय्युल आपका कहीं होगा, जब आप लिख रहे होंगे ना, जो आपके जहन में होगा वही आपके साथ होगा। इसका फायदा ये होगा कि आप जहनी तौर पर भी यही प्रेजेंस होंगे। क्या होंगे? जहनी तौर पर भी यही प्रेजेंस होंगे जी। इसको जब इसकी हम एसबीआर वेबसाइट पर हम स्टडी कर रहे होंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या वैसे स्टडी कर सकते हैं? आरएस के ऊपर जाके आपका लॉगिन होगा, तभी आपको ओपन करना देगा ना। अगर आप एक दूसरी वेबसाइट की बात कर रहे हैं कि ये वाली यहाँ पे तो आपके लिए सब कुछ ओपन है ना। लेकिन जब हम दूसरे के लिए पहले लॉगिन हमें करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये ऐसे तो नहीं आ जाएगा, आपके पास लॉगिन आईडी होगा, फिर आप उसमें जाके एंटर हो पाएंगे। अगर मेरी आप अपनी तरफ अगर कर रहे हैं, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसी लॉगिन के ऊपर किसी दूसरे का आईडी लगा के आप ऊपर कर सकते हैं? नहीं, हर बंदे का लॉगिन आईडी अलग होगा, लॉगिन आईडी भी अलग होगा, पासवर्ड भी अलग होगा। अपना आईडी अलग है, आपका अलग है जी। मैं आपको अपना लॉगिन आईडी दूंगा तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई तो जो आप किसी को भी दे देंगे उसमें लॉगिन करके एंटर कर लेगा, वो तो कोई भी कर सकता है। ये जो प्रैक्टिस वाले होते हैं उनके पास सबके यार वो लोग क्या होते हैं, अपने पास रजिस्टर्ड होते हैं ना, फिर आपने अपने आईडी के साथ उनको परमिशन दी होती है कि आप मेरे साथ क्या करें, मैं आपके साथ क्या करूं, लिंक कर दूं। वो उसके सिनेरियो में फॉलो करते हैं। यहाँ पे जब उसको ऐड करना होता है वहां पे बता दूंगा कि लिंक के ऑप्शन की तरह आप उनको अपने कंसल्टेंट को ऐड करते हैं, तो फिर आपके कंसल्टेंट के पास आपका डाटा उनके पास शो हो रहा होता है। जी जी, पहले लेक्चर में ये क्रिएट करने बताएंगे कि एंटीन कैसे क्रिएट करते हैं। जी लंच लेक्चर में आज तो ओरिएंटेशन है ना, कि हमने आगे वाले वक्त में आ रहा है सफर कैसे गुजरेगा, हम उसमें क्या बात कर रहे हैं। नहीं आपके नहीं, आज तो सिर्फ ओरिएंटेशन है कि हमने पढ़ना क्या, आने वाले वक्त में हम पढ़ क्या रहे होंगे, हम किन एरिया पे काम कर रहे होंगे और कैसे काम कर रहे होंगे, हमारा क्या कहते हैं हदूद क्या होगी कोर्स की। नहीं, उन्होंने फीस देनी नहीं है। देखिए वो मुकर कहते हैं मैं प्रश्न कर चुका हूँ।
था वहां से लेके वो कर दिया, वो मेरे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मैच भी कर रहा था, अथॉरिटी कहते हैं या जो भी कहते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दें सबको हैं। देखो आप आपको बताओ। चाहिए भी मुझे बता दो। ऑनलाइन कोई और क्वेश्चन, क्यूरी किसी में कोई डाउट हो, या कोई आपके पास कोर्स कोऑर्डिनेटर ने आपको कोई और बात कही हो जो हमारे कोर्स से डिफरेंट हो, तो आप प्लीज उसे पुट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है। फीस का पूछा उसने, मेहनत आपने करनी है, लेकिन सर वो ये है कि उस काबिल हो जाए कि वो अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सके। क्योंकि हर एक बंदे के ना, हर एक बंदे की अपनी ना भूख होती है। किसी को 2 रोटी से सब्र आ जाता है, किसी को 4 से भी नहीं आता, है ना। तो अपनी अपनी भूख के मुताबिक आपको क्या करना होगा, आपने उसको एडजस्ट करना है। नॉलेज सबके लिए होगा ना, एक एरिया होगा, तो आपकी जितनी जितनी रिक्वायरमेंट, बिजनेस मैन क्या होगा, उसको इतनी नहीं, उसको अपनी फिक्र क्या होगी कि सिर्फ मुझे पता लग जाए कि ये टैक्स क्या होता है, मैं इस चीज का मैकेनिज्म समझ लूँ। वो दूसरों के रिटर्न नहीं फाइल कर रहा होगा, उसका क्या होगा, चीजों को देखने का एस्पेक्ट डिफरेंट होगा। अब एक बंदा अकाउंट्स में काम कर रहा है, उसको सुबह से लेकर 8-9 से लेकर 5 वक्त इन चीजों को देख रहा होगा, उसका चीजने का डिफरेंट होगा। एक टैक्स कंसल्टेंट होगा, उसका चीजों को, उसके साथ सिनेरियोस डिफरेंट होंगे। तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होंगे, तो वो अपने आप को उस तरह चीजें परसीव कर रहा होगा। कोई इसमें ज्यादा लर्न कर रहा होगा, कोई किसी क्लास को क्या होगा कम लर्न कर रहा होगा, किसी को समझ आ रही होगी, किसी को कुछ अरसे बाद आ रही है, कुछ के बाद क्या करने लग पड़ेंगे, यार ये कंसेप्ट तो आसान थे, थोड़े क्या हो गए, ये ज्यादा टेक्निकल हो गए, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो हर एक बंदे का क्या होता है, जिस तरह हर एक बंदे का अंगूठा नहीं मिलता ना, इसी तरह हर एक बंदे का दिमाग भी नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने हर एक लोगों को, हर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ सलाहियतें दी होती हैं, तो वो अकॉर्डिंगली इसके साथ क्या कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं। मैंने भी ये सारा इल्म एक साथ नहीं, मुझे भी, मैंने नहीं था कि मैंने एक दिन एक कोर्स किया तो मुझे सारा हो गया। बस वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर क्या करते रहे, मुख्तलिफ चीजें क्या करते रहे, सीखते रहे। बस आपके लिए फर्क इतना है कि जो सफर मैंने थोड़ा अर्सा पहले शुरू किया था, अब आप वो सफर आपने अभी शुरू किया। तो आपने सर सर्टिफाइड किया हुआ है अभी आपसे जी की जो नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं ITP नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट को जरूरत नहीं होती, एडवोकेट को जरूरत नहीं होती। ये फॉर्म 29 ये साल में जाते जी करेंगे बात इसके ऊपर। फॉर्म 29 खत्म हो गया, फॉर्म 9 आ गया हुआ, फॉर्म 29 खत्म हो गया हुआ। ये एनुअल होता है? जी एनुअली होता है, 29 नहीं, 29 जब जरूरत पड़े तब भी हो सकता है। फॉर्म ए एनुअल होता है, यही है बराबर में। है? ये और कोई बात, कोई और क्वेश्चन है या क्लास कंक्लूड कर लूं? मेरा नाम हसन, 2 हसन है, एक वो उधर भी हसन, ये वसीम के छोटे भाई का नाम भी हसन है और मेरा नाम भी हसन है। उधर बैठे हुए सामने स्टूडेंट। ओके, पक्की बात है। जी सर, थैंक यू। रिटर्न अपने भिजवाते हैं, तो इस दफा कॉलेज कॉलेज की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री सबकी रिटर्न भिजवाएंगे या वो जहाँ जहाँ से करवा रहे हैं वहाँ देखिए मैंने आपको सिखाना है, मैं आपका कंसल्टेंट नहीं हूँ। तो आपने रिटर्न के ऊपर अपना काम करना है, प्रिंसिपल्स के मुताबिक मुझसे रिव्यू करवा सकते हैं बाद में, जिस तरह बाद में बहुत सारे पिछले बैच में भी स्टूडेंट हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे मसला आता है तो क्लास के बाद रुके होते हैं, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि आपने ये काम इस तरह नहीं, इसको आप इस तरह कर लें। ठीक है, करना आपने ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये इस आईसीटी कोर्स को और हम सीसा सर्टिफिकेशन को रिलेट कर सकते हैं? तीसरा सर्टिफिकेट तो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर होता है मैम, यूएसए की क्वालिफिकेशन है, वो एक अलग चीज है, ये टैक्स एक अलग मैटर है, वो भी नहीं मैम, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सर। वो तीसरा एक अलग है, ये कोर्स टैक्स का एक अलग है। जी जी ठीक। ओके, क्लास कंक्लूड कर लूं? जी सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, फिर अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।